हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर बैंकिंग, जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। सो हाय टू ऑल ऑफ यू जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। मैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का भी फुल सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जिनके पास ह्यूमैनिटीज़ है, आप मेरे चैनल से इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो एंड पॉलिटिकल साइंस एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं जल्द ही अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग। इससे पहले मैंने मनी पढ़ाया था एंड बाकी सारे चैप्टर्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आपका मैक्रो के जितने भी चैप्टर्स है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके। उनका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फॉलो मी। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस समय पर लॉकडाउन चल रहा है ना, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नोट्स की। कई बच्चे कहते हैं उन्हें बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बोर्ड पे अच्छे से लिखूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये है मेरे नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं, यू कैन सी। तो ये मैं अपनी ब्लॉग साइट पे अपलोड करूँगी, वहाँ से जाके आप ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये लिमिटेड लिखा है, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि मैं बोर्ड पे एग्जाम में जैसे आपको प्रेजेंट करना लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिमिटेड लिखती हूँ। यहाँ पे आपके फुल नोट्स हैं जिसमें डिटेल में सब कुछ लिखा गया है एंड हैंड रिटन है, इसलिए तुम्हें कुछ समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको तुम अपनी कॉपी में एज इट इज नोट डाउन करो एंड आई एम एश्योरिंग यू कि अगर तुम इन नोट्स के आंसर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, वो नीचे आपको ब्लॉग साइट पे मिल जाएंगे। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसे नहीं देने हैं आपको। फ्री में आपको आपके सारे चैप्टर्स, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, सबके नोट्स आपको मिलेंगे। एंड अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसके सारे नोट्स पहले से ही वहाँ पर है। दोनों बुक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊंगी। सो डोंट वरी ऑल द स्टूडेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर बैंकिंग। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डीएम मी या फिर कमेंट करके बताओ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज इको पढ़ाना तो मैंने अभी शुरू करा। तो ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर बैंकिंग। तो देखो, बैंकिंग चैप्टर में हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंक आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। क्यों है? देखो, बैंक क्या करते हैं, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक एक ऐसा जरिया है जहाँ से जाके आप लोन ले सकते हो, आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। बैंक में हम अपने पैसे जमा करवाते हैं, हम अपने घर में पैसा रखने का रिस्क नहीं लेते, हम बैंक में रखवा देते हैं। बैंक में अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं हमारी हेल्प के लिए। तो जितने भी बैंक्स होते हैं वो जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक्स प्रॉफिट अर्न नहीं करते। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बैंक्स है वो वर्क करते हैं, किस तरीके से बैंक्स प्रॉफिट कमाते हैं, कितने टाइप के बैंक्स हमारी कंट्री में है और बाकी कंट्रीज में होते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है, हम इसमें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का पढ़ेंगे। कमर्शियल मतलब क्या होता है? कमर्शियल वो चीज होती है जो कोई बिजनेस करती है, कोई प्रॉफिट कमाती है। तो इसमें हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सो लेट्स स्टार्ट। तो कमर्शियल बैंक, सबसे पहले कोई भी है इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगी। तो पहले वर्ड टू वर्ड आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लर्न करनी है, और लर्न रट्टा नहीं मारना है, समझ के करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। Commercial bank is a financial institution which do banking business. Commercial bank एक financial institution, financial मतलब क्या है? पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग बिजनेस करता है, जो बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज करता है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जो पब्लिक है, हम आम जनता है, हमारे से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप खुद सोचो, क्या अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें आके कह रहा है भाई मेरे 2 लाख रुपए अपने घर में रख ले, प्लीज रख ले, 10 दिन बाद ले लूंगा, तो क्या आप उसको पैसे लेने का रिस्क लोगे? नहीं, कोई भी नहीं लेता रिस्क। कहेगा भाई कल को इसने मेरे पे झूठा इल्जाम लगा दिया, मैंने चोरी करी, एनीथिंग। तो एक बैंक ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसपे हम भरोसा करके अपना जो पैसा है वो उस पर जमा करवा सकते हैं, उस पर रखवा सकते हैं। तो एक डिपॉजिट, इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, इट गिव्स लोन्स टू द हाउस होल्ड एंड फर्म्स। देखो, इकोनॉमी में हमारे 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म्स। हाउस होल्ड क्या है? हम आम जनता, हमारा जो घर के लोग हैं, फैमिलीज हैं, इनको हम कहते हैं हाउस होल्ड। एक होती है फर्म, जैसे कि अगर आप बिजनेस फैमिली से हो तो आपके पापा की कोई फर्म होगी, आपकी दुकान है, आपका कुछ भी, आपको किसी भी चीज़ का काम है, कोई फर्म होती है, कोई इंडस्ट्री है, एप्पल क्या है? फर्म है।
जितनी भी कंपनीज है ये भी क्या है, एक तरीके की फर्म्स, जो बिजनेस करता है वो फर्म हो गए, हाउस होल्ड क्या है, हम लोग जो घर में रहते हैं। तो दोनों को ही पैसे की जरूरत है, हाउस होल्ड को भी पैसे की जरूरत है, फर्म्स को भी पैसे की जरूरत है। तो वो पैसा वो किससे लेते हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ता है, यानी कि लोन वो किससे लेते हैं, वो बैंक से जाके लोन लेते हैं। तो बैंक हमारा पैसा डिपॉजिट भी करता है, संभाल के रखता है अपने पास, एट द सेम टाइम हमें जब पैसों की जरूरत हो तो हमें लोन भी दे देता है। तो ये हो गई हमारी बैंक की डेफिनेशन। द मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। तो मेन एम क्या होता है हमारे कमर्शियल बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का मेन एम होता है हमारा टू अर्न प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे अर्न करती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डू बैंकिंग बिजनेस। It accepts deposits from public and give loans to household firms and the government। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी कई बार जो बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक मांग लो, आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, हर देश की गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, इंडिया की भी लेती है, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो बैंक सबकी हेल्प करता है, नहीं सबको लोन देता है, बट ये फ्री फंड में नहीं देता, बैंक उससे अपना प्रॉफिट कमाता है। तो अब हम समझेंगे, एक बार पहले एग्जांपल्स देख लेते कमर्शियल बैंक के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कौन से, कैनरा बैंक हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब क्या है हमारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने 3 सेक्टर्स पे। तो बैंक अपना बिजनेस कैसे क्रिएट करता है, बोरोइंग रेट है जितने परसेंट पे बैंक ने हमसे पैसा लिया है, यानी कि जितने पे हमने उसे अपना एक्स्ट्रा पैसा रखवा दिया है, जितना इंटरेस्ट जो बैंक है अपने डिपॉजिटर्स को पे करता है। और लेंडिंग रेट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक फ्रॉम इट्स लेंडर्स, यानी कि जो बैंक अपने लेंडर्स यानी कि जो उसके लेनदार है उनसे चार्ज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंडिंग रेट। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा, यहाँ इसने चार्ज करा है, लेंडिंग रेट क्या है इसका 10%, और जब देना था तो इसने सिर्फ 4% दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 10% माइनस 4%, तो अब 6%। ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं हम, स्प्रेड। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। यही तरीका है बैंक के प्रॉफिट कमाने का। मैंने आपको कहा था, बाद में बताऊंगी, मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। इस तरीके से जो बैंक है प्रॉफिट अर्न करता है। अगर हम बैंक के पास अपना पैसा रखवाते हैं तो वो हमें कम इंटरेस्ट देता है, बट अगर कोई लोन लेता है तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। दिस इज नोन एज द बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस मतलब यही होता है, स्प्रेड, यानी कि ये जो प्रॉफिट बैंक ने कमाया है, बोरोइंग रेट, लेंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट अगर हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, स्प्रेड। तो स्प्रेड की डेफिनेशन क्या है, दिस रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच द बैंक लेंड, यानी कि लेंडिंग रेट, एंड द रेट एट विच द बैंक बोरो और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो ये जो डिफरेंस होता है हम इसको क्या कहते हैं, स्प्रेड। एंड स्प्रेड इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल का। तो ये हमने समझ लिया। अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिखे है प्राइमरी फंक्शन एंड ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हमें पता है हमारे 1000 रुपए एक्स्ट्रा थे, हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो पहला फंक्शन है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड दूसरा है हमारा एडवांसिंग लोन। दूसरा क्या है हमारा कि बोरोवर को पैसा चाहिए था तो उसने जाके बैंक से लोन ले लिया। तो दूसरा फंक्शन क्या है, एडवांसिंग लोन। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं। मैंने आपको पहले मनी चैप्टर में बताया था कि इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो अब हम आ गए हैं, पहला है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट एंड थर्ड है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मेनली बिजनेसमैन खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए। ये जो अकाउंट होता है इसमें थ्रू द चेक हम लोग जितना भी पेमेंट हमें निकलवाना हो हम निकलवा सकते हैं, जितना पैसा हमें जमा करवाना हो हम करवा सकते हैं किसी भी टाइम। आज 10,000 रुपये जमा कराओ, आज शाम को निकाल लो, कोई मना नहीं करेगा। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है। आज सुबह 1 लाख रुपए जमा कराए हैं, पार्टी को चेक काट के दे दो, 1 लाख रुपए बैंक उसको दे देगा कुछ अमाउंट रख के। तो इस तरीके से करंट अकाउंट चलता है। हर एक बिजनेसमैन अपना करंट अकाउंट चलाता है। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है उनसे पूछना कि करंट अकाउंट क्या होता है, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो करंट अकाउंट में हम अपना पैसा जमा कराते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि हमें इस टाइम के बाद ही हम पैसे निकलवा सकते हैं। चेक काट के दो और तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सेकेंड है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बाद में बताऊंगी। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इसको कहते हैं एफडी,
लोग फिक्स डिपॉजिट नाम लिखते ही नहीं है, सब एफडी बोलते हैं। एफडी तुम सबको पता है, एफडी मेनली 2 साल की, 2.5 साल की, 5 साल की होती है। ये बनाने का फायदा लोगों को क्यों मिलता है, इस पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है जब किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे, जैसे मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं जाके उसकी एफडी बना दूंगी। क्यों? अगर मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ मेरे को 3-4 साल तक पैसों की जरूरत तो है नहीं, तो मैं जाके मैंने बैंक में अपनी एफडी बनवा दी। अब वो एफडी बन गई मेरी 4 साल की। अब वो एफडी सिर्फ 4 साल बाद ही टूट सकती है, उससे पहले मैं उसे नहीं तोड़ सकती, यानी कि उससे पहले मैं उसमें से पैसा नहीं निकलवा सकती। जैसे करंट अकाउंट में से तो मैंने सुबह जमा करा है, शाम को मैं निकलवा सकती हूँ, बट एफडी में ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ओनली मैं अपनी एफडी में से पैसे निकलवा सकती हूँ, और वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 4 साल। अगर कई बार ऐसा होता है किसी के ऊपर मुसीबत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बीच में एफडी को तोड़वा देते हैं। जब कोई बीच में एफडी को तोड़वाता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट है, ब्याज, वो उसको नहीं मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट वो लोग, एफडी वो लोग बनवाते हैं जिन पे एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, उनको एकदम से जरूरत नहीं पड़ती है पैसों की, तो वो एफडी बनवाते हैं, और एफडी का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है। एफडी में चेक फैसिलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी एफडी का चेक काट के दे दिया, जाओ जाके निकलवा लो मेरी एफडी में से पैसे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है हमारा करंट अकाउंट का और हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का। अब इस मतलब ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें चेकेबल एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं। जो ये करंट अकाउंट और एफडी अकाउंट है ना, इनके काफ़ी सारे नाम है, तो यहाँ मैंने इनका डिफरेंस लिख दिया है। चेकेबल मतलब क्या है, हमारा करंट अकाउंट। चेकेबल मतलब क्या है, करंट अकाउंट। और नॉन चेकेबल डिपॉजिट मतलब क्या है, हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो देखो, चेकेबल अकाउंट में मतलब क्या है, चेक कैन बी इशूड, इसमें चेक इशू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने ट्यूशन टीचर को फीस देनी है 5,000 रुपये, तो आपने उन्हें चेक काट के दे दिया, मैम आप निकलवा लेना, तो हो गया तुम्हारा। बट जो एफडी है उसमें चेक्स कैन नॉट बी इशूड, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी एफडी का तू चेक ले ले, ठीक है। सेकेंड क्या है, मनी कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। तो जो करंट अकाउंट है या फिर आप चेकेबल डिपॉजिट को, उसमें मनी किसी भी टाइम आप निकलवा सकते हो। बट एफडी में या फिर नॉन चेकेबल डिपॉजिट में मनी आर विड्रॉन आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आप मनी निकलवा सकते हो। अगर आप बीच में निकलवाओगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या है, चेकेबल अकाउंट को हम करंट अकाउंट भी कहते हैं और नॉन चेकेबल अकाउंट को हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इनके 2 और नाम होते हैं। देखो, जो चेकेबल है या करंट है, इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, और जो नॉन चेकेबल है और जो एफडी है, उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो एज इट इज तुम इसको उतार लो अपनी कॉपी में, वैसे मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, क्या लिख देगा, टेल द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। तो उसमें भी आपको एफडी और करंट अकाउंट का डिफरेंस बताना है। अगर आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन चेकेबल एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट, तो भी आपको करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट का ही डिफरेंस बताना है। और अगर करंट और फिक्स का डिफरेंस आ गया तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। आई वॉन्ट कि तुम्हें तीनों तरीके से आंसर आए लिखना, तो आप ऐसे के ऐसे इसको अभी लिख लो, और आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लिया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हमने समझ लिया। अब हमारा रह गया सेविंग अकाउंट। ये एक तरीके से दोनों का मिक्सचर टाइप होता है। तो देखो, करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों? सुबह 1 लाख जमा कराओगे, शाम को निकाल लोगे, कोई रोक टोक नहीं है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हो। बीच का, इन दोनों के मिडल में आता है हमारा सेविंग अकाउंट। देखो, सेविंग अकाउंट होता है, हर एक इंसान का होता है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो दैट मीन्स आपके पास सेविंग अकाउंट है। तो देखो, सेविंग अकाउंट में हमें एक अमाउंट अगर हम जमा करा रहे हैं तो हम एक टाइम पे वो सारा नहीं निकलवा सकते। सपोज मैंने 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे 10 के 10 लाख रुपए एक टाइम पे निकलवा लूंगी। नो, सेविंग अकाउंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें 1 लाख 2 लाख कुछ लिमिट जो हमें एक बैंक ने बताई है उसमें छोड़नी पड़ेगी। अगर थोड़ा कम रेशियो है, जैसे अगर 1 लाख रुपए हैं, तो हम पूरे 1 लाख रुपए नहीं निकलवा सकते। सेविंग अकाउंट में से कुछ हमें उसके अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम थोड़ा सा पैसा उसके अंदर छोड़ रहे हैं, तो इसलिए उस पर क्या हमें मिलता है, इंटरेस्ट। इस पर क्या मिलता है हमें, इंटरेस्ट। बट ये जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज्यादा कम होता है। आप मान लो कि 4 to 5% ऑफ इंटरेस्ट हमें सेविंग अकाउंट में मिलता है। एंड ये हम लोगों को किस लिए होता है, किसी के पास भी अगर आपको सैलरी मिलती है थोड़ी एक्स्ट्रा, आप जाके जमा करवा दो। एफडी बनवाते वो लोग हैं जिन पे बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, जिनको पता है कि हमें एकदम से नहीं ज़रूरत पड़ेगा, तो वो एफडी बनवा लेते हैं। बट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में आप पैसे रखवा सकते हो, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा, बट आप
एक टाइम पे सारे के सारे पैसे निकलवा सकते हो, बस थोड़ा सा आपको बैंक के अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो ये आई होप तुम्हें कंफ्यूज नहीं हुए हो। एफडी में 5 साल के बाद ही पैसे मिलेंगे, सेविंग अकाउंट्स में आप पैसे निकलवा सकते हो, बस थोड़ा सा अमाउंट आपको छोड़ना पड़ेगा, और करंट अकाउंट में जितने मर्जी डलवाओ और जितने मर्जी पैसे आप निकलवा लो। ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीटेड द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फंक्शन। अब सेकेंड आ गया हमारा एडवांसिंग लोन, यानी कि गवर्नमेंट हमें बैंक हमें लोन देता है जब भी हमें ज़रूरत है। मुझे कार लेनी है, मैं बैंक को जाके अपनी, अगर बैंक समझ जाए कि मैं एक अच्छा कस्टमर हूँ तो वो मुझे लोन दे देगा। अगर मैं भरोसे के लायक हूँ तो बैंक मुझे लोन दे देगा। अगर कोई फर्म है, कोई भी फर्म है, जैसे कोई कपड़े की फर्म होगी, कोई मेडिसिन की फर्म होगी, उसे पैसा चाहिए तो वो जाके बैंक से लोन ले लेगा, और बैंक अगर उस भरोसा रखेगा तो बैंक उसे लोन दे देता है। तो 3 टाइप के आपके लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन मेनली 1 साल से ज्यादा का होता है, मोर देन 1 ईयर, वो क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। या जैसे कि हमारा कौन सा हो गया, हाउस लोन हो गया, कोई घर ले रहा है तो 1 साल में तो ऑब्वियसली पैसे वापस नहीं कर सकता, धीरे धीरे करके करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड लोन। देखो डिमांड लोन ना बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है कि काफ़ी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सिर्फ उनको ही मिलता है। डिमांड लोन में क्या होता है, देखो जैसे कि आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने आपको लोन दे दिया, बैंक आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दे देता है कि या तो मैं तुमसे 2 साल के बाद पैसे मांगूंगा, या तो मैं तुमसे 3 साल के बाद पैसे मांगूंगा। बैंक की मर्जी है कि वो तुमसे कभी भी लोन का पैसा मांग ली, एंड उस जैसे ही बैंक मांगेगा उसके 5 to 6 डेज में आपको वो पैसा बैंक को जमा कराना पड़ेगा। अगर आपके पास आ गया तो आप पहले भी करा सकते हो, बट बैंक एक लिमिट दे देता है। बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए तो बैंक मुझे कहेगा कि मैं 2 साल बाद तुमसे पैसे ले लूंगा या फिर 3 साल बाद ले लूंगा। बैंक का जब मन करेगा वो मुझे नोटिस भेज देगा और उसके 5 से 6 दिन के अंदर मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज डिमांड लोन। लास्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मेनली 1 साल से कम का होता है, जैसे जो आईफोन की EMI आपकी हो गई, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पे जो होती है उसको हम शॉर्ट टर्म लोन, जैसे स्कूटी पे कई लोग ले लेते हैं, 6 महीने की करा लेते हैं, 1 साल की करा लेते हैं, इसको क्या कहते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन। तो विद दिस हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकेंडरी फंक्शन पढ़ने अपने बैंक कमर्शियल बैंक्स के। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड, कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी इसके बाद, एग्जैक्टली इसके बाद। तो क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, यानी कि मतलब है कि अगर आपको किसी को कुछ पैसे देने हैं तो आप उसको चेक काट के दे दोगे, वो बैंक से ले लेगा, आपको उसको पैसे नहीं देने। आपको किसी को 1 लाख रुपए देने हैं तो आपको 1 लाख रुपए लेने की जिम्मेदारी नहीं लेने की आप लेके जाओ, डर होता है रास्ते में आप लेके जा रहे हो कोई तुमसे छीन ले। ये सब चीजें बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप चेक काट के दे दो, आपके अकाउंट में से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर वो बैंक से जाके ले लेगा। तो ट्रांसफर ऑफ फंड की फैसिलिटी बैंक हमें देता है। नेक्स्ट है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी गिवन टू अस बाय कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को चेक काट के दे दिया 1500 रुपीज का, हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं, 1500 रुपीज का आपने चेक काट के दे दिया। आपके अकाउंट में पर सिर्फ 1000 रुपए ही है। कितने रुपए है आपके अकाउंट में? आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए ही हैं। कौन से अकाउंट की बात हो रही है? ये करंट अकाउंट की बात हो रही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट को ही मिलती है। आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए है, चेक तुमने काट के दे दिया 1500 रुपए का, तो यू नो नॉर्मली इस सिचुएशन में क्या हुआ, चेक बाउंस हो जाएगा। तुम्हारे पास इतना पैसा है ही नहीं और तुमने चेक काट के दे दिया। तो अगर चेक बाउंस होता है तो अगर ज्यादा लेवल पे ये हो जाता है, अगर बड़े बड़े लेवल पे ऐसा होता है 1 लाख 2 लाख अगर आप ऐसा करो तो दिस इज अ फ्रॉड, आपको जेल भी हो सकती है चेक बाउंस होने पे। बट अगर ये छोटे लेवल पे हो, ऐसे 1500 1000 रुपए 300-400 लेवल का होता है, तो इसमें बैंक क्या करता है, बैंक हमारी इज्जत बचा लेता है, हमारा चेक बाउंस नहीं होने देता। बैंक इस चेक को 1500 रुपए के चेक को क्लियर कर देगा। बैंक अपनी तरफ से 500 रुपए जो हम जिसने चेक लगाया है उसको दे देगा। अब जो बैंक है हमारा, जब नेक्स्ट टाइम हम अपने करंट अकाउंट में कुछ डिपॉजिट कराएंगे उस टाइम पे वो 500 रुपए हमसे काट लेगा। उसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट भी लगाएगा जो उसका मन करेगा, 3% 4%, क्योंकि फ्री में तो कोई किसी को कुछ देता नहीं है। तो वो 500 रुपए के ऊपर बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगा देगा, बट उसने हमारा चेक बाउंस होने से बचा लिया, बैंक ने हमारी इज्जत डूबने से बचा ली। तो दिस इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं थे, बैंक ने दे दिए, बाद में उसने इंटरेस्ट लगा के तुम्हारे से ले लिया। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स के स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ चुके होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि कई बार उधारी पे, इंडिया बाकी कितनी भी इकोनॉमी वर्ल्ड की ले लो, उधारी पे बहुत काम होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक बिल फाड़ के दे देते हैं कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आके हमें ये बिल दिखाना और पैसे लेके चले जाना। जैसे कि एक पार्टी है, उसने अब जिससे वो डील कर रही है, अगर कोई किसी से सामान लेने गया, उसने उसको माल ले लिया, उससे कुछ ले लिया जैसे कि, तो वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज काट के दे दिया कि भाई तो 3 महीने बाद आके मुझसे पेमेंट ले लो। बट ऐसा होता है कि जिसने सामान दिया है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, तो वो क्या कर सकता है, वो बैंक के पास जा सकता है, वो उसको अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा, बैंक उसको जो नीडेड मनी है दे देता है, जिस पार्टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होता है उससे डिस्कस करके। ठीक है, अभी बैंक उसको पैसे दे देगा, बट एट दी एंड जब बाद में कुछ टाइम बाद बैंक जो पार्टी है उससे वो पैसे ले लेता है। दिस इज नोन एज द डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। लास्ट फंक्शन है हमारा एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है, बैंक हमारे एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैंने कोई आईफोन ले लिया, मैंने कोई गाड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, मैंने ईएमआई पे स्कूटी ली है, तो मैं बैंक को बता दूंगी कि देखो मैंने ईएमआई पे स्कूटी लिया, आपको हर महीने 500 रुपये वहाँ पे जमा कर देने हैं। तो मुझे जाके ईएमआई जमा नहीं करानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरा बैंक जो है वो मेरी ईएमआई जमा कर देगा। या फिर अगर मुझे कहीं से कोई इंटरेस्ट मिला है या मेरी कहीं से कोई सैलरी आनी है, उसको इंटरेस्ट मिलना है, तो मैं बैंक को बता दूंगी यहाँ से मेरा इंटरेस्ट आना है, बैंक ऑटोमेटिकली उस इंटरेस्ट को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से, और क्या बैंक हमें को क्या देता है, बैंक हमें एडवाइस करता है अलग अलग तरीके से, क्या इनकम टैक्स बचाने के तरीके हमें बताता है कि अगर तुम इस तरीके से एफडी बनाओगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, ये वो। बैंक हमारी काफ़ी तरीकों से हेल्प करता है, हमारे एजेंट की तरह बैंक जो है काम करता है। ओके, सो और क्या है हमारा, कलेक्शन, बिल कलेक्शन। और क्या, ट्रैवलर्स चेक बैंक हमें देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप टूर पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पैसे लेके जाने पड़ेंगे अपने साथ, शॉपिंग कैसे करोगे, तो इसलिए ज़्यादा मनी जो कैश है लोग अपने साथ लेकर नहीं चलते। क्या होता है, बैंक हमें एक ट्रैवलर्स चेक बना के दे देता है, हम जाके जिस भी कंट्री में हम गए वहाँ पे बैंक को दिखाएंगे और वहाँ से हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मिल जाएगा, उस कंट्री की जो करेंसी है वो मिल जाएगी। हमारे लिए क्या हुई, हमें अपने जेब में पैसे लेके नहीं जाने पड़े, चोरी होने का कोई डर नहीं है। बस क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, एक चेक है, अगर वो खो भी जाता है तो हम बैंक को बता देते हैं हमारा चेक हो गया और वो चेक कैंसिल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सेफली हम ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू द ट्रैवलर्स चेक। तो दीज आर मेनली द फंक्शन दैट बैंक्स परफॉर्म फॉर अस। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, चेक काट के दो, बैंक क्लियर कर देगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारी इसे डूबने से बचा लेता है, चेक बाउंस नहीं होने देता। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, मुझे एक पार्टी ने 3 लाख का चेक दिया है कि 3 महीने बाद ले लेना, बट मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बैंक के पास जाऊंगी, बैंक मुझे पैसे दे देगा, उस पार्टी से ऑटोमेटिकली बाद में बैंक पैसे ले लेगा। फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है हमारा, एजेंसी फंक्शन, यानी कि बैंक हमारे को हमारी ईएमआई भरता है, हमारे प्रॉफिट